आखिर कैसे शुजीत सरकार ने ट्रांसफॉर्म किया एक 3 घंटे के फ्रीडम फाइटर की बायोपिक को इनटू अ 40 मिनट स्ट्रेट रुला देने वाली मैसेकर सीक्वेंस में। जब आप किसी मूवी का कोई इमोशनल सीन देखते हो तब यूजुअली उसके 2 रिएक्शंस होते हैं, या तो आपको उन कैरेक्टर्स से कोई कनेक्ट ही फील नहीं होता और ये सब बस एक मेलोड्रामा बन जाता है, या फिर आप उस सीन में पूरी तरह से डूब जाते हो और ऐसे माहौल में आंसू रोकना तो ऑलमोस्ट नामुमकिन ही होता है। एंड मुझे स्पेशली सरदार उद्दम के केस में ये इम्पैक्ट तब पता चला जब मैंने यूट्यूब पर फॉरेनर्स की मूवी को लेकर रिएक्शंस देखे। वॉचिंग देम क्राई आई रियलाइज्ड कि इस मूवी में स्पेशली इस पूरे सीन में कुछ तो बात है जो हम भूल रहे हैं। एंड आफ्टर रीवॉचिंग द मूवी मेनी टाइम्स आई थिंक मैंने फिगर आउट कर लिया है कि आखिर क्यों ये 40 मिनट्स का मैसेकर सीक्वेंस इतना ब्रूटल होने के साथ साथ इतना इमोशनल है। इसे आप एक तरह का सीन ब्रेकडाउन भी बोल सकते हो। सो बीइंग दैट सेड, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, दिस इज नीश एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। इस पूरे सीक्वेंस के शुरू होने से भी पहले हमें पूरी मूवी में बहुत सटली बिल्ड किया जाता है। जब डोया एक रात नशे में उद्दम सिंह जी से बात कर रहा होता है उस मैसेकर के बारे में, तब हम उद्दम सिंह जी का भी एक छोटा सा पर्सपेक्टिव सुन पाते हैं कि उसने क्या देखा, विच वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट डोयर थॉट। उसके ऊपर से वी गेट टू नो कि असैसिनेशन से पहले उद्दम ने आज तक किसी को नहीं मारा था, लेकिन उस इंसिडेंट ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। ये सारे के सारे छोटे छोटे मोमेंट्स, जैसे कि उसका बदला लेने के लिए इतना पैशनेट होना और उस इंसिडेंट के नाइटमेयर्स देखना, आपके अंदर धीरे धीरे क्यूरियोसिटी बिल्ड करता है कि आखिर उसने वहाँ ऐसा क्या देखा जो उसने ये रास्ता चुन लिया। और जब ये फ्लैशबैक सीक्वेंस शुरू होता है वी नो ऑलमोस्ट एवरीथिंग कि इसका रिएक्शन कितना बड़ा था। सो वी आर ऑलरेडी इनटू द सीन बिफोर द सीन इवन बिगिंस। वी आर ऑलरेडी लाइक इट इज समथिंग वेरी रिडिकुलस। बाय द वे, इसी टेंशन बिल्डिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट माइकल और डॉयर के ऑर्डर्स में भी हम समझ सकते हैं, इन विच डॉयर सीधा सीधा रेजिनाल्ड डायर को ये नहीं बोलता कि ओ गो किल एवरीवन, क्रिएट अ मैसेकर। इंस्टेड वो बहुत आराम से रेजिनाल्ड डायर को समझाता है कि रेवोल्यूशन इज अ डेंजरस गेम एंड अब उसे एक ऐसी पनिशमेंट देनी होगी जो लोगों के दिल में पनिशमेंट का डर बिठा दे। विद ऑल सच सीन्स एज एन ऑडियंस हमारे दिमाग में एक टेंशन को बिल्ड किया जाता है, जिसकी वजह से भी सबकॉन्शियसली क्रिएट अ मेंटल पिक्चर कि ये सीन कैसे प्ले आउट होगा। मगर जब एक्चुअली सीन शुरू होता है तब वो मोमेंट और ज्यादा इम्पैक्टफुल बन जाता है, क्योंकि वो आपकी एक एक्सपेक्टेशन को भी सरपास करता है इतने अच्छे से ब्रूटैलिटी को दिखाकर। वेल, एज इंडियंस जलियांवाला बाग मैसेकर को हम सब जानते हैं। हम सब ने इसे हिस्ट्री में पढ़ा है और इसे कई बार मूवीज में देखा है। फॉर एग्जाम्पल अजय देवगन की द लेजेंड ऑफ भगत सिंह मूवी में, या फिर हॉलीवुड की ऑस्कर विनिंग फिल्म गांधी में। दोनों ही फिल्मों में हमें सेम सिनेरियो दिखाया गया था एंड ऑफ कोर्स दोनों ही सीन्स काफी ब्रिलियंटली एग्जीक्यूट किए गए थे। मगर द थिंग विच सेपरेट्स द किलिंग्स ऑफ सरदार उधम वर्जन आर दैट कि ये सीन परफेक्टली ब्रूटैलिटी, इमोशंस और शॉक वैल्यू को काफी अच्छे से पुल ऑफ करता है। एंड ऑन स्क्रीन जब ये पहला बुलेट हिट करता है ना, वी एज एन ऑडियंस ऑलरेडी न्यू के क्या होने वाला था, बट स्टिल वो सीरियसली काफी शॉकिंग था टू वॉच, जिसके बाद हमारी शॉक वैल्यू को कंटिन्यूअसली बढ़ाया जाता है थ्रू ब्रूटैलिटी एंड प्रोवोकिंग सीन्स, जैसे कि किसी का हाथ कटते हुए दिखाना, किसी का पैर टूटते हुए दिखाना। मतलब जैसे ही आप एक इमेज को डाइजेस्ट करते हो वैसे ही एक और सीन उससे भी ज्यादा खतरनाक हमें दिखाया जाता है। और प्रोवोकिंग सीन्स जैसे कि औरतों पर एंड इवन बच्चों पर गोलियां लगते हुए दिखाना, उन्हें स्ट्रगल करते हुए दिखाना, जो इससे पहले पिछली मूवीज में बहुत कम ही विजुअली दिखाया गया था। लेकिन इस शॉक वैल्यू से भी ऊपर एक चीज है जो इस सीक्वेंस के 3rd एक्ट में शुरू होती है। जैसे कि मैंने पिछले पॉइंट में बताया अबाउट द प्रोवोकिंग सीन्स, इस वाले पॉइंट में भी वही बात है, बट द कैच इज कि जो कैरेक्टर्स इससे पहले बिल्डअप में और मैसेकर के दौरान इंट्रोड्यूस किए गए थे, जैसे कि रेशमा का कैरेक्टर एंड सो ऑन, वी गेट टू सी देयर सफरिंग्स, जो हमें एक सेंस ऑफ कनेक्ट देता है। जैसे कि जब उधम सिंह जी को पहली बार इस इंसिडेंट का पता चलता है, उनके जलियांवाला बाग पहुंचने से भी पहले उन्हें रास्ते में एक जख्मी औरत मिलती है जो उससे पानी मांग रही थी, लेकिन जब तक वो पानी लेकर वापस आता है वो औरत वही मर चुकी थी। ये एक्चुअली में वही औरत थी जिससे उद्धम जी की रेशमा के हॉस्टल के नीचे हल्की सी हाई बाय होती है। जब उद्धम सिंह पहली बार जलियांवाला बाग में एंटर करता है वो वहाँ सिर्फ रेशमा को ढूंढने आया था, लेकिन एक के बाद एक वो लोगों को बचाने में इतना खो गया कि उसे रेशमा तो कभी मिली ही नहीं। एंड जस्ट लुक एट दिस शॉट, जब वो पहली बार उस एरिया में एंटर करता है हमें उनके डरे हुए चेहरे के क्लोजअप दिखाए जाते हैं। एंड नोटिस करने वाली बात यही है कि इन द मूवी एक भी ऐसा सिंगल शॉट नहीं है जो पूरे लाशों के ढेर को एक साथ दिखाए इन द फ्रेम ऑफ जलियांवाला बाग, एक्सेप्ट दिस वन। बट
बट हमें उनके चेहरे के क्लोजअप से ही ये कन्वे किया गया है कि वो मंजर कितना डरावना होगा। एंड जब ये पूरा सीन चल ही रहा होता है हमें कई सारे मोमेंट्स दिखाए जाते हैं उद्दम जी की हेल्पलेसनेस को दिखाने के लिए, जैसे कि एक छोटा बच्चा है जिसका हाथ टूट गया है, एक बूढ़े सरदार जी हैं जो कि अपनी जख्मी हालत में अपने बच्चों के बारे में पूछते हैं जो कि आगे गिरे हुए थे। जब उद्दम उनके मरे हुए बेटों को देखकर ये बोलता है कि वो दोनों जिंदा हैं, तब वो सरदार जी भी वही दम तोड़ देते हैं। लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल था ये वाला सीन जिसमें इन लाशों के ढेर के बीच में उसे एक छोटी सी बच्ची दिखती है जो उसकी मरी हुई माँ को उठाने की कोशिश कर रही थी, जिसे देख उद्दम सिंह भी अपने आंसू नहीं रोक पाता। और जब वो एक अधमरे बच्चे को डॉक्टर के पास पहुंचाता है, इट वॉज टू लेट, वो जिंदा नहीं है। यही वो मोमेंट्स है जो हमारे दिमाग में चिपक जाते हैं, जो आपके अंदर भी एक हेल्पलेसनेस, सैडनेस या फिर गुस्सा बिल्ड करता है। ऊपर से मूवी के हर एक सीन में जान डालने का काम किया है विकी कौशल ने। ही इज जस्ट फिनोमिनल इन द रोल ऑफ उद्दम सिंह। एंड स्पेशल मेंशन टू ऑल द ब्रिटिश एक्टर्स जिन्होंने इस फिल्म में काम किया, स्पेशली शॉन स्कॉट जिन्होंने माइकल ओडॉयर को प्ले किया था। उनकी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस ही एक रीजन है कि फिल्म खत्म होने के बाद भी आप उनके कैरेक्टर को पूरी तरह से हेट करने लगते हो। एंड आई मस्ट से कि भले ही कुछ लोगों को ये फिल्म थोड़ी बोरिंग लगी हो, मगर फिल्म जिस स्पेस से अपनी स्टोरी टेलिंग को आगे बढ़ाती है वो सच में नेक्स्ट लेवल है। एंड बस सोच कर देखो ना यार, 3 घंटे की मूवी में हम 40 मिनट के लिए तो बस मैसेकर देखते हैं। थैंक्स टू द बिहाइंड द सीन टेक्निकल एस्पेक्ट, फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, स्क्रीन प्ले, साउंड डिजाइन और तो और प्रॉप्स का इस्तेमाल काफी टेस्टफुली किया गया है। सिनेमेटोग्राफी में इसका ब्लू कलर पैलेट काफी अच्छे से इसके बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ इंटीग्रेट किया गया है, जो एक बहुत कोल्ड एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है कि मानो आप शमशान में आ गए हो। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी इन सारे पॉइंट्स को इग्नोर करते हुए द थिंग विच गेट्स अस द मोस्ट, जो हमें एट लास्ट रोने पर मजबूर करता है, वो है इसका बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी वाला फैक्टर। ये सब कुछ एक्चुअली में हुआ था, फ्रॉम द कैरेक्टर्स टू द ऑर्डर्स, सब कुछ रियल है जो तुम्हारे पैदा होने से भी पहले हो चुका है। यही एक बात है जो मुझे सबसे ज्यादा हिट करती है। इसे विकी कौशल ने भी काफी अच्छे से एड्रेस किया है। Many times was that somewhere in the middle it just hit me that there was a boy actually doing that one night, and that hit me very strongly, like I could not sleep after going back home. अगर आपको भी ये पूरा सीन टच कर गया हो तो डू कमेंट डाउन बिलो। शेर सिंह जिंदाबाद। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक द कंटेंट प्रेजेंटेड, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड बी श्योर टू सब्सक्राइब। और तब तक के लिए सिनेमा जिंदाबाद।